अच्छा, तो अब हमारा टॉपिक है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे थ्रोम्बस। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। ठीक है, नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा कि डिसरप्शन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो। नॉर्मल ब्लड फ्लो में डिसरप्शन हो जाती है, उससे हमारे पास क्लॉट बन जाता है। तो दूसरा ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाता है, उससे हमारे पास क्लॉट बन जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी। अब हम लोगों ने पढ़नी है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास। अच्छा, हमारी बॉडी में ना 2 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, 2 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। एक होती हैं प्रो कोएगुलेंट और एक एंटी कोएगुलेंट। प्रो कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट। अब इसमें ना एक बैलेंस है, ताकि हमारे पास अगर कोई कट वगैरह लग गया तो प्रो कोएगुलेंट भी मौजूद है कि कोएगुलेशन हो सके, एंटी कोएगुलेंट भी मौजूद है कि बगैर वजह के क्लॉट ना बन जाए। अब अगर हमारे पास प्रो कोएगुलेंट ज़्यादा हो जाए और एंटी कोएगुलेंट कम हो जाए तो क्या होगा, कोएगुलेशन हो जाएगी। या हमारे पास क्या हो जाए, प्रो कोएगुलेंट ज़्यादा हो जाए, या हमारे पास क्या हो जाए, एंटी कोएगुलेंट कम हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन, जो कि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो क्या उससे हो जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। हमारे ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने देखनी है प्रो कोएगुलेबल स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोकोएगुलेंट प्रोटीन्स और डिफेक्टिव एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन्स मे बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से, या फिर एक्वायर्ड खुद ब खुद उस पेशेंट के अंदर होगी। अच्छा जी, क्लासिकल प्रेजेंटेशन मतलब उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास रिकरेंट डीवीटीज़ होती हैं, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं एट यंग एज। ठीक है, डीप वेन मतलब लेग्स के अंदर। उसके बाद वेन ऑफ लेग, या फिर हमारे पास हेपेटिक या फिर सेरेब्रल वेन। सेरेब्रल मतलब कि दिमाग की, और हेपेटिक मतलब लीवर की वेन जो है ना, हेपेटिक, उसमें भी हमारे पास क्या हो सकती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, या लेग में, या फिर लीवर, या फिर दिमाग। सबसे पहले हमारे पास हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी। अच्छा जी, प्रोटीन सी एंड एस मैंने लास्ट टॉपिक में बताया कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्या करती है, हमारे पास फैक्टर 5 और फैक्टर नंबर 8 को क्या करती है, इनहिबिट, डीएक्टिवेट करती है। तो इसका मतलब है कि ये कोएगुलेशन होने से रोक रही है, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। इसका मतलब है ये क्या है, एंटी कोएगुलेंट। अब हमारे पास एक पेशेंट है जिसके अंदर प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी है, तो क्या फैक्टर 5 और फैक्टर 8 इनहिबिट होंगे, नहीं। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो सकती है, उस पेशेंट के अंदर कोएगुलेशन हो सकती है। और अनवांटेड कोएगुलेशन क्या कॉज कर सकती है, हमारे पास थ्रोम्बस। ठीक है, अब अच्छा जी, प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डिक्रीजेस नेगेटिव फीडबैक ऑन कोएगुलेशन कैस्केड। प्रोटीन सी एंड एस नॉर्मली इनएक्टिवेट्स फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8, इंक्रीज रिस्क ऑफ वारफरिन स्किन नेक्रोसिस। अच्छा जी, अब ये क्या सीन है, वारफरिन स्किन नेक्रोसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्लिनिकली। ठीक है, ये मतलब कि एक अच्छे डॉक्टर को पता होना चाहिए, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग, हमारे पास ना ये वारफरिन है, ये ना हमारे पास पता है क्या है, हम लोग देते हैं एंटी कोएगुलेशन के लिए, एंटी कोएगुलेंट ड्रग है ये। ठीक है, क्या है, एंटी कोएगुलेंट ड्रग। अब मैंने पिछले से पिछले टॉपिक के अंदर एक बात की थी कि हमारे पास लिवर के अंदर होता है एपोक्साइड रिडक्टेस। एपोक्साइड रिडक्टेस जो है वो क्या करता है, हमारे पास विटामिन के की एक्टिवेशन करता है। विटामिन के क्या क्या कर रहा था हमारे पास, फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस,
इन सब की क्या करता है, गैमा कार्बोक्सिलेशन। इन सब फैक्टर्स की क्या कर रहा था, गैमा कार्बोक्सिलेशन। एक किस्म का इनको एक्टिवेट कर रहा था, कौन, विटामिन के। तो ये फैक्टर 2, 7, 9, 10 की क्या कर रहा है, एक्टिवेशन। तो हम लोग ये वारफरिन देते हैं, ये जाके एपोक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर देते हैं। विटामिन के एक्टिवेट होगी नहीं, फैक्टर 2, 7, 9, 10 एक्टिवेट होंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्या कोएगुलेशन होगी नहीं। तो हम लोग ये देते हैं पेशेंट्स को एंटी कोएगुलेंट ड्रग, क्या, वारफरिन। अब लेकिन यहाँ पे एक मसला आ गया। अब वो मसला क्या है, हमारे पास ना ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को भी तो एक्टिवेट कर रहा है किस्म का, कौन, विटामिन के। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंटी कोएगुलेंट है, ये तो एंटी कोएगुलेंट है ना, प्रोटीन सी और एस, ये एंटी कोएगुलेंट भी कम हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कोएगुलेशन हो भी सकती है। ये क्या है, प्रो कोएगुलेंट, मतलब कि असल में हम लोगों ने इनको ब्लॉक करना है, लेकिन ये भी हो रहे हैं। अब जो बड़ा मसला आता है ना, वो ये है कि हमारे पास ये जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ना, इनकी हाफ लाइफ कम है। मतलब कि एक पेशेंट है, उसके हमने वारफरिन दे दी। अब क्या होगा कि मज़ीद फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और एस जो है ना नहीं बन रहे, लेकिन पहले से भी तो वहाँ पे ये मौजूद हैं, पहले से भी तो मौजूद हैं जिनकी एक्टिवेशन हुई हुई है। अब वो उनमें ना प्रोटीन सी और एस, इनकी हाफ लाइफ कम है। इसका मतलब है कि ये जल्दी हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिग्रेड। और फैक्टर 2, 7, 9, 10 बाद में लेट डिग्रेड होते हैं फैक्टर। ये मतलब प्रोटीन सी और प्रोटीन एस हमारे पास जल्दी डिग्रेड हो गए हैं, और ये फैक्टर्स बाद में डिग्रेड होंगे। इनके जल्दी डिग्रेड होने का मतलब है कि एंटी कोएगुलेंट्स कम हो गए हैं, और ये भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास प्रो कोएगुलेंट ज़्यादा हो गए हैं, एंटी कोएगुलेंट कम हो गए हैं। हमने तो एंटी कोएगुलेशन करानी थी, हम तो ये इसलिए दे रहे हैं ताकि हम लोग एंटी कोएगुलेशन करा सकें। लेकिन इससे पहले कि ये एंटी कोएगुलेशन करा सके वारफरिन, इन सब की गैमा कार्बोक्सिलेशन ना करवा के इन सब को कम कर सके, इसने प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को तो पहले डिग्रेड कर दिया। तो इससे क्या होगा, मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास कोएगुलेशन। तो हमारे पास कोएगुलेशन तो ज़्यादा हो जाएगी जो कि हमने कम करनी थी। तो इस वजह से हम लोग हमेशा वारफरिन के साथ देते हैं पहले हेपरिन, ठीक है। वारफरिन के साथ हमेशा हेपरिन देते हैं, याद रखना है, ठीक है। और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर प्रोटीन सी और प्रोटीन एस पहले से कम है, इस तरह के हम लोग इस पेशेंट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी वाले प्रोटीन की पेशेंट की, तो इसमें तो पहले से ये कम है। अब अगर इसको हम लोगों ने क्या दे दी, वारफरिन ने क्या किया, पहले प्रोटीन सी और एस को डिग्रेड कर दिया, अभी ये डिग्रेड ही नहीं हुए थे, ये पहले ही कम थी, मज़ीद कम हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन हो सकती है। अब हमारे में ये स्किन है, ठीक है, इस स्किन को बारीक बारीक ब्लड वेसल जो है ना, वो ब्लड सप्लाई करते हैं स्किन को, पता है ना, स्किन को बारीक बारीक जो है हमारे पास ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं ब्लड। अब अगर कोएगुलेशन होगी है तो ये ब्रीक ब्रीक जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं ब्रीक ब्रीक, ये तो फ़ौरन ब्लॉक हो जाएंगी। अब ये अगर फ़ौरन ब्लॉक हो गई हैं तो क्या मेरी इस स्किन को क्या ब्लड सप्लाई मिलेगी, ब्लड सप्लाई स्किन को मिलेगी नहीं। तो स्किन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। तो स्किन की क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस, विच मीन्स डेथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़, वारफरिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस। ठीक हो गया, समझ लग गई है। दोबारा से बताता हूँ अब इन अ नटशेल। हमारे पास बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं,
प्रोकोएगुलेंट और एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। प्रोकोएगुलेंट जो है ना, ये अगर ज़्यादा हो जाए तो कोएगुलेशन ज़्यादा होती है, एंटी कोएगुलेंट कम हो जाए तो कोएगुलेशन भी ज़्यादा होती है, मतलब एंटी कोएगुलेंट भी कम हो जाए तो भी कोएगुलेशन ज़्यादा होती है। अब हमारे पास पेशेंट को ना, हम लोगों ने एक ऐसा पेशेंट है उसके अंदर प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो है ना वो कम है। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्या करते हैं, फैक्टर 5 और 8 को इनहिबिट। इसका मतलब था कि हमारे पास ये एंटी कोएगुलेंट थे, क्योंकि ये फैक्टर 5 और 8 तो कोएगुलेशन के लिए चाहिए ना, तो ये एंटी कोएगुलेंट है। तो अब हमारे पास एक पेशेंट है, उसको ना पहले से प्रोटीन सी और एस कम है, उसको हम लोगों ने वारफरिन कभी भी डायरेक्ट नहीं देनी। वारफरिन हालांकि है एंटी कोएगुलेंट, लेकिन ये करता किस तरह है एंटी कोएगुलेशन, ये ना एपोक्साइड रिडक्टेस को इनहिबिट करता है। एपोक्साइड रिडक्टेस विटामिन के की एक्टिवेशन करता है। विटामिन के फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और एस की गैमा कार्बोक्सिलेशन कराता है, किस्म का एक्टिवेट करता है। तो हम लोगों ने प्रोटीन, मतलब ये इतने ज़्यादा फैक्टर हैं, इन सब को ब्लॉक करना है, इसलिए हम लोग ये देते हैं वारफरिन। लेकिन प्रोटीन सी और एस जो है ना, ये हमारे पास जो है ना जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, इनकी हाफ लाइफ कम है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो पेशेंट के अंदर प्रोटीन सी और एस लेट्स सपोज आधे घंटे बाद ख़त्म हो गया, तो अब ये जो थे हमारे पास, ये 3 घंटे बाद ख़त्म होने थे, डिग्रेड होने थे, जो पहले से पड़े हुए हैं। मतलब एक तो है ना कि हमारे पास न्यू नहीं बन रहे, एक ये पहले से थोड़े बहुत पड़े हैं। तो अब प्रोटीन सी और एस तो ख़त्म हो गई है, इसका मतलब है एंटी कोएगुलेंट जो है हमारे पास कम हो गए हैं, लेकिन प्रो कोएगुलेंट वैसे के वैसे हैं। तो ये अगर कम हो गए हैं, प्रो कोएगुलेंट वैसे के वैसे हैं, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, प्रो कोएगुलेशन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रो कोएगुलेंट ज़्यादा भारी आ गए हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा कि कोएगुलेशन हो सकती है। अब अगर ये स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो कि स्किन को सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाए, ब्लड सप्लाई होगी कि नहीं, ब्लड यहाँ से कोएगुलेशन हो गया, सप्लाई बंद हो गई है, सप्लाई बंद हो गई है, स्किन को ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और वो डेथ हो जाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भूलना नहीं है, ठीक है। Warfarin therapy results in temporary deficiency of protein C and S due to shorter half-life relative to factor 2, 7, 9, 10. In pre-existing C and S deficiency, a severe deficiency is seen at the onset of warfarin therapy, increasing risk of thrombosis, especially in the skin, causing warfarin skin necrosis. ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोगों के पास है एक फैक्टर 5 लेडिन। फैक्टर 5 लेडिन, अब ये हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास ना, मैंने एक बात की थी कि मेरे पास जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है, ये क्या करते हैं, फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 को डिग्रेड करते हैं, या कह लो कि उनको तोड़ते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अगर मेरे पास ये 5 फैक्टर है, लेट्स सपोज ये 5 फैक्टर है, ठीक है, इस तरह की शेप है उसकी, और प्रोटीन सी जो है ना उसकी शेप है ये, प्रोटीन सी आता है, इसके साथ बाइंड करता है और इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ देता है। प्रोटीन सी या फिर प्रोटीन एस जो है वो आता है, आके बाइंड करता है किसके साथ, फैक्टर नंबर 5 के साथ, और इसको तोड़ देता है, और अब ये फैक्टर किसी काम के नहीं रहे। अब अगर मेरे पास इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, ये इस तरह हो जाए, फैक्टर नंबर 5 ये है और ये प्रोटीन सी है, तो क्या ये इसको तोड़ेगा, क्या इसके साथ बाइंड करेगा, नहीं। तो ये क्या, फैक्टर नंबर 5 जो है ये मेरे पास डिग्रेड होगा, नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये है मेरे पास फैक्टर 5 लेडिन। एक किस्म की फैक्टर नंबर 5 में म्यूटेशन हो गई है, जिस वजह से प्रोटीन सी एंड एस इज़ नॉट एबल टू डिग्रेड द फैक्टर नंबर 5। अब इसको रीड कर लेते हैं। फैक्टर 5 लेडिन, a mutated form of factor 5 that lacks the cleavage site for deactivation by protein C and S। इसकी जो क्लीवेज साइड थी, ये जो थी, ये अब लैक कर रहा है, अब ये इस तरह हो गया या कुछ इस तरह हो गया, तो अब ये क्या होगी, एक्टिवेशन, इसकी डीएक्टिवेशन नहीं होगी, तो डीएक्टिवेशन ही नहीं होगी। उसके बाद मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज
ऑफ हाइपरकोएगुलेबल स्टेट, ये हाइपरकोएगुलेबल स्टेट की मोस्ट कॉमन है फॉर्म। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास प्रोथ्रोम्बिन 20210A, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन का काम पढ़ा हुआ है। प्रोथ्रोम्बिन मतलब कि ये क्या करता है हमारे पास, थ्रोम्बिन को इंक्रीज करता है। प्रोथ्रोम्बिन, एक हम लोगों ने एंटी थ्रोम्बिन पढ़ा है, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक एंटी थ्रोम्बिन पढ़ा है और एक प्रोथ्रोम्बिन 20210A, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन का मतलब है कि ये थ्रोम्बिन के लेवल को इंक्रीज करेगा। अब प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मली जो होता है ना, वो एक ख़ास तादाद में मौजूद है ब्लड के अंदर। अब अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए और ये प्रोथ्रोम्बिन 20210A में कन्वर्ट हो जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। ओवर एक्सप्रेस होने का मतलब है कि थ्रोम्बिन को ये ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। थ्रोम्बिन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, थ्रोम्बिन क्या करता है हमारे पास, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होती है, क्लॉटिंग। तो मेरे पास क्या होगी, क्लॉटिंग ज़्यादा होगी, किसकी वजह से, प्रोथ्रोम्बिन में म्यूटेशन की वजह से। लेट्स रीड, prothrombin 20210A is an inherited point mutation in prothrombin that results in increased gene expression. Increased prothrombin results in increased thrombin promoting thrombus formation. अच्छा जी, उसके बाद है एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी। अच्छा जी, अब एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या कह रहा था, एंटी थ्रोम्बिन 3, एंटी थ्रोम्बिन 3, एंटी थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन जो है उसको क्या कर रहा है, कम, उसको डीएक्टिवेट कर रहा था, और फैक्टर 10 को भी डीएक्टिवेट कर रहा था एक किस्म का, ठीक है। तो ये मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पे हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल ऑगमेंट्स एंटी थ्रोम्बिन 3 विच इनएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है, इसकी डेफिशिएंसी। तो उससे अब क्या होगा कि थ्रोम्बिन जो कम हो रहा था वो होगा नहीं, थ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब थ्रोम्बिन ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट, और उससे क्या होगी, क्लोटिंग, मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अच्छा, antithrombin deficiency decreases the protective effect of heparin-like molecule produced by endothelium, increasing the risk for thrombus. Heparin-like molecule normally activates antithrombin 3, which inactivates thrombin and coagulation factors. In antithrombin 3 deficiency, PTT does not rise with the standard heparin dosing. अच्छा, इसमें heparin dosing से ना हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेशेंट के अंदर। हेपरिन क्यों नहीं कोई फ़र्क पड़ता, हेपरिन जो देते हैं हम लोग पेशेंट को, मैंने बताया वो क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को इंक्रीज़ करता है, और एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करता था, थ्रोम्बिन को कम कर रहा था। अब एक पेशेंट है उसके अंदर एंटी थ्रोम्बिन 3 है ही नहीं, उसकी डेफिशिएंसी है, तो हेपरिन किसको इंक्रीज़ करेगा, किसी भी चीज़ को नहीं। तो क्या इस पेशेंट के अंदर हेपरिन देने का कोई फ़ायदा है, नहीं। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट को हम लोग देते हैं वारफेरिन। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल हेपरिन वर्क्स बाय बाइंडिंग एंड एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल हेपरिन जो है ये एंटीथ्रोम्बिन 3 से बाइंड करता है, लेकिन एंटीथ्रोम्बिन 3 की तो डेफिशिएंसी हुई है। हाई डोज ऑफ हेपरिन एक्टिवेट लिमिटेड एंटीथ्रोम्बिन 3, तो हाई डोज में हेपरिन देनी पड़ती है, या फिर कोमोडिन, कोमोडिन इज सेम एज वारफेरिन, अदर नेम ऑफ वारफेरिन, ठीक है। कोमोडिन इज गिवन टू मेंटेन एन एंटीकोएगुलेटेड स्टेट। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर एसोसिएटेड विद हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर दोज ड्रग्स विच आर टेकन बाय वुमेन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब जो ओरली हम लोग लेते हैं, ठीक है।
ये भी क्या करते हैं, हमारे पास ब्लड क्लोटिंग करवा सकते हैं। एस्ट्रोजन इंड्यूसेस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, ठीक है। हमारे पास मतलब जो एस्ट्रोजन है, हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये हम लोग देते हैं किसको, पेशेंट को। इससे क्या होता है, ये मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होते, ये रिलीज़ ही नहीं होते तो हमारे पास ओव्यूलेशन ही नहीं होती। तो मतलब कि हमारे पास ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो मतलब वो ही नहीं बनेगा, क्या कहते हैं, एग एग ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हम लोग देते हैं एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एस्ट्रोजन क्या कह रहा है हमारे पास, इंक्रीजिंग कोएगुलेशन फैक्टर्स, कोएगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीज, इसका मतलब है कोएगुलेशन ज़्यादा, कोएगुलेशन ज़्यादा मतलब चांसेस ऑफ थ्रोम्बस ज़्यादा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक एम्बोलिज्म का